देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के सामने मौजूद दोस्तों जरिए सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा को एक बार फिर से कांग्रेसियों ने ऐसा लपेटा कि दिन में तारे नजर आने लगे और इसके बाद थूकर चटवाने का नया मामला सामने आया। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के मैदान में कूदने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक में मामला पहुंच चुका था। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर 2 ईवीएम मशीनें मिली एक ऐसे गाड़ी में दोस्तों जिसे लेकर हुआ जोरदार तरीके का विवाद। तो अचानक से पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी पहुंच गए मौके पर और बताएंगे किस तरीके का जवाब चुनाव आयोग के द्वारा दिया जा रहा है दोस्तों। और करोड़ों लोगों ने जहां पर डाला है वोट वहां पर आ जाएंगे नतीजे, बताएंगे कौन से राज्य से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म कर दूंगा वाला बयान ट्रंप का जमकर वायरल हो रहा है, बताएंगे क्या है पूरे वीडियो का मामला दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट चलेगी। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच में पर्सनल लड़ाई यानी व्यक्तिगत दुश्मनी है दोस्तों, और जब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के कहे के अनुसार हिमंत बिस्वा शर्मा को सत्ता से हटाकर जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेज देंगे तब तक असम के अंदर कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठने वाली है। और सबसे ज्यादा एग्रेसिव अगर कहीं कांग्रेस पार्टी है तो असम के अंदर है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर भारत को तोड़ने वाली ताकत यानी उल्फा के साथ में कभी सांठगांठ रखने वाले और चीट फंड घोटाले में जिस व्यक्ति का नाम आया दोस्तों बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। आज वो हिमंत बिस्वा शर्मा हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके इतिहास के बारे में सबको पता है कि कैसे इतिहास में भारत तोड़ने वाली ताकतों के साथ में इन्होंने हाथ मिला रखा था और इनके ऊपर टाडा जैसे गंभीर मामले दर्ज हुए थे। उसके बाद अब ये अपने आप को हिंदुत्ववादी नेता बताने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट करते हुए उल जुलूल उल्टा सीधा विवादित बयान देते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल के अंदर हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर मियां शब्द का अपमानजनक इस्तेमाल किया था दोस्तों। उसके बाद दावा किया था कि लोगों से की बड़ी संख्या में इनको परेशान करो यानी मुस्लिम समाज के लोगों को परेशान करो। केवल और केवल हिमंत बिस्वा शर्मा पूरे प्रदेश भर के अंदर असम भर के अंदर माहौल खराब करके चुनाव जीतना चाहते हैं दोस्तों। ऐसे में हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा सोशल मीडिया पर एक ऐसी हरकत की गई बीजेपी पार्टी के द्वारा दोस्तों जिस पर हिमंत बिस्वा शर्मा को आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने जमीनी हकीकत दिखाई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम के अंदर बीजेपी के असम चुनाव के अगले रणनीति को लेकर पूरी तरीके से खुलासा करते हुए दावा किया था कि वो पूरी तरीके से सांप्रदायिकता की राजनीति करेंगे यानी सांप्रदायिक राजनीति करेंगे, खुलकर मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ बोलेंगे दोस्तों। और बार बार वो इस बात को रिपीट कर रहे हैं यानी पहले नेता सांप्रदायिक बयान देंगे इस तरीके की बातों पर मुखर जाते थे, लेकिन अब हिमंत बिस्वा शर्मा क्योंकि ये भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में लिप्त है दोस्तों और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ इनकी व्यक्तिगत लड़ाई चल रही है और इसीलिए राहुल गांधी किसी भी हालत में हिमंत बिस्वा शर्मा को वापस से जेल भेज कर रहेंगे। और यही बड़ा कारण है कि हिमंत बिस्वा शर्मा इतने ज्यादा डर गए हैं कि खुलकर बकवास कर रहे हैं कि हिंदूवादी संगठनों को एकजुट करके हिंदुत्व की राजनीति करूंगा और इसके बाद सांप्रदायिक राजनीति को सराहते हुए कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता की राजनीति करूंगा। ऐसे में दोस्तों हिमंत बिस्वा शर्मा के सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले बयान के बाद बीजेपी के असम इकाई के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया दोस्तों। इस पोस्ट के अंदर मुस्लिम समाज के लोग जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई भी दिखाई दे रहे हैं और एक अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति दिखाई दे रहा है। उस व्यक्ति की ओर टारगेट करते हुए बीजेपी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा शूट करते हैं यानी गोली चलाते हैं। और बीजेपी ने अपने वीडियो में दिखाने की कोशिश की है कि हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरीके से दोस्तों नरसंहार का यानी लोगों की हत्या का पूरे समाज के खिलाफ पूरे अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ हिंसा भड़काने का ये सीधा सीधा मामला सामने आया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष के सब लोगों ने मोर्चा खोला दोस्तों और बीजेपी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो खुलकर बोल रही थी कि वो सांप्रदायिकता की राजनीति करेगी कांग्रेस और विपक्ष के दबाव में जब भारी संख्या में लोग पहुंचे तो उसके बाद बीजेपी असम इकाई ने अपने पोस्ट को डिलीट कर लिया है दोस्तों। यानी फिर से वही थूक कर चाटने वाली बात हो गई यानी बीजेपी के लोग कह रहे थे कि सांप्रदायिकता की राजनीति करेंगे, लेकिन जब सांप्रदायिक पोस्ट किया गया तो उसके बाद जब सोशल मीडिया से हर जगह पर विपक्ष ने जमकर लपेटा और कोर्ट तक में मामला पहुंचने की तैयारी कर रहा था तो उसके बाद अचानक से बीजेपी के नेता को आईना नजर आ गया और उसके बाद अब ये पोस्ट डिलीट करके भागे हैं दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि पोस्ट डिलीट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिकाएं दाखिल करते हुए बीजेपी के नेता खासकर जो सोशल मीडिया चला रहा है दोस्तों उसका हिसाब किताब करने की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला तो पहुंच ही चुका है और कोर्ट में जवाब तो देना पड़ेगा। वीडियो डिलीट करने पोस्ट डिलीट करने से मानसिकता डिलीट नहीं होती है, मानसिकता तो वही है जो बीजेपी का नेता और असम का मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा 24 घंटे 7 दिन फैलाते रहते हैं यानी सांप्रदायिकता खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों के खिलाफ। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय है तभी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी संगठन को मजबूत करने और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए 8 राज्यों के प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्षों के साथ साथ विधायक दल के नेताओं और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की एक बड़ी बैठक 10 फरवरी को यानी कल बुलाई है दोस्तों। सुबह 10 बजे कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय इंदिरा भवन के अंदर ये बैठक होगी। इस बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस के महासचिव के सी वेणुगोपाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु से जुड़े हुए संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेटजी कमेटी के लोग एक साथ मौजूद
मौजूद रहेंगे दोस्तों, यानी संगठन के लोगों के साथ में हर तरीके के कांग्रेस के वे लोग जो दिशा तय करते हैं कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग मुद्दों पर क्या राय रखेगी, उस ओर कदम उठाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन यानी संगठन को बड़ा बनाने के साथ साथ कुछ मुद्दे को जोर शोर से और ज्यादा तेजी से उठाना चाहती है दोस्तों। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा मनरेगा का है, दूसरा अमेरिका के साथ भारत के डील के बाद अमेरिका को एक तरफा फायदा पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ट्रेड को लेकर भी सारे लोगों को अलर्ट करते हुए बताया गया है कि किस तरीके से तैयारी करनी है और आने वाले दिनों के अंदर लोगों के बीच में अवेयरनेस का प्रोग्राम फैलाना है। अब देखते हैं, जो इतने सारे राज्यों की टीम बुलाई है कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों, यानी टोटल 8 राज्यों की टीम आ रही है, तो क्या फैसला कल होता है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के 12 जिला के परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव 7 फरवरी को संपन्न हुए, पूरे हो गए, जिसमें तकरीबन 67% लोगों ने वोट डाला, यानी लगभग 2 करोड़ के आसपास मतदाता थे, उसमें से 67% लोग घर से बाहर निकले। और 9 फरवरी यानी आज इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे दोस्तों। 731 जिला परिषद की सीटों में से 369 महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई थी और 83 को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दिया गया था, ऐसे समाज के लोगों के लिए रिजर्व किया गया था दोस्तों। ऐसे ही 25 सीटें ऐसी थी जो अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल समुदाय के लिए रिजर्व की गई है दोस्तों। और 2624 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। 1462 पंचायत समिति की सीटों में 771 महिलाओं के लिए रिजर्व था और 166 अनुसूचित जाति और 38 अनुसूचित जनजाति और 342 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व रखा गया था। 4814 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था दोस्तों। ऐसे में कितनी सीटों पर चुनाव हुए, इसे लेकर जो आंकड़े हैं, 731 जिला परिषद और 1462 पंचायत समिति के इलेक्शन हुए थे। रिजल्ट आज घोषित होंगे। सुबह से लगातार अपडेट से पता चलेगा आखिर किस ओर माहौल था। और कहीं ना कहीं पंचायत और जिला परिषद के चुनाव ये बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर कौन सी पार्टी का धीरे धीरे करके उभार हो रहा है या फिर कौन सी पार्टी नीचे जाती चली जा रही है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके तरह अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी जरूर लिखेगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 2 ईवीएम मिलते हैं इसी चुनाव से जुड़े हुए। होता यह है कि जब 7 तारीख को दोस्तों इलेक्शन करवाए जाते हैं तो शाम होते होते 2 ईवीएम एक कार में मिलता है और इससे अफरा तफरी की स्थिति मच जाती है दोस्तों। जब जानकारी दी गई, प्रशासन को बताया गया कि 2 ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम में कुछ अता पता ही नहीं है, तो इसके बाद दोस्तों जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि एक कार के अंदर 2 ईवीएम मिली है। और इसके बाद राजनीतिक पार्टी, खासकर जो एनसीपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि ये किस तरीके का इंतजाम चुनाव आयोग ने कर रखा है। ईवीएम किसी कार में फालतू के पड़ी हुई नजर आ रही है, यानी जिस ईवीएम को टाइट सिक्योरिटी के अंदर रखना चाहिए वो ईवीएम किसी कार में किसी ऐसे ही जगह पर पड़ी हुई है दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर जब सवाल खड़े किए गए तो उसके बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर इलेक्शन के जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो और पुलिस पर्सनल और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और कहने लगे कि ईवीएम जो था वो रिजर्व वाला ईवीएम था, यानी इसमें वोट नहीं डाले गए थे, ये तो केवल बैकअप के लिए लेकर आया गया था ताकि अगर किसी ईवीएम में खराबी होती है तो इन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाए। बार बार चुनाव आयोग जब इस मामले में फंसा है दोस्तों तो वो केवल यही कहते हैं कि रिजर्व ईवीएम था, असली वाला ईवीएम नहीं था। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस तरीके के लगातार मामले चुनाव से जुड़े हुए जो आते हैं, जिसमें बताया जाता है कि ईवीएम कभी वहां उस ट्रक में मिल रहा है, कभी किसी टेम्पो में मिल रहा है, कभी कहीं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ईवीएम एक बहुत सेंसिटिव चीज है और इसे लेकर जो सवाल देश के अंदर लगातार उठ रहे हैं, उस बीच में अगर ऐसी खबरें सामने आएगी तो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर जो लोगों का अंदेशा है दोस्तों वो और ज्यादा प्रगाढ़ और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सख्त होगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश के निधन के 10 दिन के बाद एक बार फिर से कुछ नेताओं ने एक ऐसा सवाल किया है दोस्तों जिसके बाद साजिश की आशंका खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की पार्टी के कुछ नेताओं ने कथित तौर पर घटना को सामान्य दुर्घटना मानने से इंकार करते हुए कई गंभीर संवेदनशील सवाल खड़े किए हैं। सांसद बजरंग सोनवणे ने सवाल उठाया कि अगर विमान हादसा यानी जो जहाज था वो जो हादसा था उसकी परिस्थितियां असामान्य क्यों बताई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें बहुत ज्यादा संदेह होता है अजित पवार की मौत के मामले को लेकर कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। एनसीपी के सांसद दावा करते हैं कि अजीत दादा के प्लेन में बम फटा था। इसके बाद वो एक और आरोप लगाते हुए कहते हैं कि जो पायलट थे इसमें सुमित कुमार, उसका वशीकरण किया गया था जिस कारण से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मिटकरी ने इसे वशीकरण आतंकवादी हादसा बताते हुए इसमें आत्मघाती हमलावर की भूमिका को लेकर संदेह व्यक्त किया है दोस्तों। यानी एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी ये दावा कर रहे हैं कि वशीकरण किया गया, जबकि सांसद कह रहे हैं कि बम रखा गया था। तो ऐसे में दोस्तों ये जो दोनों नेता हैं एनसीपी के, ये खुलकर अजित पवार की प्लेन हादसे में हुए मौत के मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जवाब तो देना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन की लगातार मांग की जा रही है। सीआईडी जांच से ज्यादा बढ़कर सीबीआई की जांच होनी चाहिए और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर अजित पवार से जुड़े हुए सारे राज खुलकर सामने नहीं आएंगे तो उनके समर्थकों के बीच में एक असमंजस की स्थिति और एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा दिखाई देगी और कहीं ना कहीं अजित पवार की मौत अचानक से हो जाना कोई ऐसी घटना नहीं है दोस्तों जिसको आराम से दबाया जा सके और लोग विश्वास कर ले कि ये कोई सिंपल घटना होगी। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि मांग और ज्यादा तेज आने वाले दिनों के अंदर होने वाली है तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जिसमें
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भारद्वाज को उस समय हिरासत में लिया जब वो नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जनकपुरी हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च निकालने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे। गिरफ्तारी के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कानून व्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं है, जो लोग आवाज उठा रहे हैं उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है और कैंडल मार्च भी नहीं निकालने दिया जा रहा। जो मृतक व्यक्ति है दोस्तों, उसके न्याय की मांग करते हुए, उसके परिवार के लोगों को न्याय दिलाने की मांग को करते हुए मैदान में उतरे थे सौरभ भारद्वाज, और कई सारे लोग भी साथ में आए थे। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि प्रशासन के लोग, खासकर जो बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, वो नहीं चाहती है कि इस तरीके का एक विरोध हो जिसे भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो जाए। आप लोग पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जानबूझकर काटा जा रहा है मुस्लिमों का वोट। ये एसआईआर नहीं, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग बीजेपी पर बोला जोरदार तरीके का हमला। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को एसआईआर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव इन लोगों ने जीत लिया, अब ये पश्चिम बंगाल के अंदर भी उसी तरीके की हरकतें कर रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इनकी काली करतूत को उजागर करने के लिए काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव सुल्तानपुर के रहने वाले नंदलाल को लेकर भी पहुंचते हैं। दोस्तों उन्होंने बताया कि मैंने तो अपना फॉर्म भरा भी नहीं, यानी फॉर्म 7 तो मैंने भरा भी नहीं, इसके बावजूद फॉर्म 7 मेरे नाम से किसने दे दिया और उसके बाद नाम काटने के लिए क्यों रिक्वेस्ट किया गया। इस पूरे मामले को लेकर विवाद लगातार जारी है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करने का मामला अब संसद के अंदर भी उठाया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर अपना बयान जारी करते हुए समर्थन जताया है दोस्तों, और बीजेपी की सरकार से सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा गया, लेकिन स्वास्थ्य राज्य मंत्री की ओर से जवाब दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा था वो यही कि आखिर मेडिकल कॉलेज को बंद क्यों किया गया, और इसके जवाब में कहा जाता है कि ये मेडिकल कॉलेज उन सभी मेडिकल कॉलेजों में से एक है जिसकी मान्यता तय करने के लिए संस्थान नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक कॉलेज के अंदर परीक्षण के दौरान कई ऐसी बातें पाई गई है जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन असेसमेंट एंड रेटिंग रेगुलेशन 2023 का उल्लंघन करती है, यानी इस एक्ट का उल्लंघन करती है। इसीलिए हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की मान्यता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की रद्द कर दी है। हालांकि सबको पता है कि ये मामला उस विवाद से जुड़ा हुआ है जिसमें 50 लोगों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था, यानी डॉक्टर की डिग्री के लिए एडमिशन मिला था दोस्तों, और ऐसे में 50 में से जो 42 लोग थे वो मुस्लिम छात्र थे, जिसके बाद विवाद हुआ कि आखिर पैसा वैष्णो देवी मंदिर के ट्रस्ट के पैसे से आता है तो फिर इसमें हिंदू समुदाय के लोगों को पढ़ना चाहिए, और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोगों को एडमिशन दिया गया। हालांकि ये सारे जो एडमिशन है वो रैंकिंग के आधार पर, यानी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, उसके आधार पर हुआ था दोस्तों। यानी बच्चे पढ़ाई करके दिन रात खपा के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए थे, रेटिंग के साथ में, रैंकिंग के साथ में, लेकिन बाद में उस कॉलेज का मान्यता ही रद्द कर दिया गया। और इस पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा तो बीजेपी की सरकार कह रही है कि वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि कौन सा वो स्टैंडर्ड जिसको फॉलो नहीं कर रहे थे, इसका जवाब डिटेल में देना चाहिए। यानी बेवकूफ बनाया जा रहा है दोस्तों की सीधे तो बोल नहीं सकते कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि यहाँ पर 50 में से 42 मुस्लिम छात्रों का एडमिशन हो गया था, तो घुमा घुमा कर कान पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि आखिर पूरा मामला क्या है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर भारत के धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भी आरएसएस और बीजेपी वाले अपनी विचारधारा थोपने जा रहे हैं दोस्तों। एक ऐसा ही मामला सामने आता है मुंबई से जुड़ा हुआ, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुंबई के अंदर नेहरू सेंटर सभागार में संघ की 100 साल की यात्रा यानी एक क्षितिज शीर्षक से 2 दिवसीय जो एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक बॉलीवुड के एक्टर से लेकर एक्ट्रेस यहाँ पर पहुंचे थे संघ के 100 साल के कार्यक्रम के सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए दोस्तों। दूसरे दिन कार्यक्रम में विकी कौशल पहुंचे, उनके साथ में शिल्पा शेट्टी भी नजर आ रही है। शिल्पा शेट्टी वही है दोस्तों जिनके पति राज कुंद्रा पर करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के आरोप बार बार लगते हैं और इतने बड़े बड़े कांड करे हुए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और आरएसएस के कार्यक्रम में जा रहे हैं ऐसे लोग, और करण जौहर जैसे लोग भी यहाँ पर नजर आए। तो कुल मिलाकर सलमान खान भी एक दिन पहले गए थे। तो बॉलीवुड अब पूरी तरीके से आरएसएस को लेकर एक अलग रुझान रख रहा है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि बॉलीवुड जब तक आरएसएस के खिलाफ खड़ा था तब तक बॉलीवुड को जिस तरीके से बदनाम किया गया और जिस तरीके से बॉलीवुड के खिलाफ माहौल बनाया गया दोस्तों, अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड वालों को समझ में आ गया है कि बीजेपी की सरकार मुंबई में भी और केंद्र में है, तो उनके साथ बनाकर चलना पड़ेगा। और इसीलिए सबके सब अब आरएसएस के कार्यक्रम में भी नजर आने लगे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर एक दबाव है दोस्तों, ये दबाव के कारण ही आरएसएस के विचारधारा को सुनने के लिए आ रहे हैं और कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। और अगर सरकार बदली तो फिर ये सारे के सारे एक्टर तुरंत बदल जाएंगे, यानी इनका कोई खुद का दीन ईमान और खुद की आइडियोलॉजी तो है नहीं। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
अमेरिका समेत दुनिया भर के अंदर तहलका मचा चुकी एप्स्टीन फाइल में तिब्बत के एक धर्मगुरु दलाई लामा का जिक्र 169 बार हुआ है। इस बात को लेकर दोस्तों काफी विवाद हुआ था और अब एप्स्टीन फाइल के नाम पर दलाई लामा को लेकर दी गई जानकारी के बाद दलाई लामा ने एप्स्टीन फाइल के आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया है। उन्होंने अपना ऑफिशियल बयान जारी करते हुए कहा है कि फाइल्स में ज्यादातर नाम सिर्फ उल्लेख के लिए किया गया है, यानी केवल मेंशन है, उससे जुड़ा कुछ ऐसा मामला नहीं है। इनमें कोई भी फोटो, कोई भी फाइनेंशियल लेन देन की बात नहीं है, कोई डायरेक्ट मीटिंग के सबूत तक नहीं है। एप्स्टीन के दस्तावेज में कई हस्तियों के नाम आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एप्स्टीन के साथ में उनके संबंध है। कुल मिलाकर दोस्तों दलाई लामा को लेकर लोग सवाल पूछ रहे थे कि उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, बताना चाहिए कि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम 169 बार कैसे है। तो दलाई लामा की ओर से ये ऑफिशियल बयान जारी किया गया है, ऑफिस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखिएगा जरूर। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुरादनगर के अंदर मल्लिक नगर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किसान महापंचायत किया गया और इस दौरान किसानों ने कहा है कि उनकी मांगों को दरकिनार नहीं किया जा सकता और धीरे धीरे आने वाले दिनों को लेकर भी एक इशारा किया गया है कि काफी लंबा संघर्ष होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं किसान विरोधी फैसले लिए गए हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होता है दोस्तों। साथ साथ करण जौहर की भी एक तस्वीर आई है जो आरएसएस के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। मुंबई में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होकर बाहर निकल रहे थे करण जौहर, तो उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरएसएस की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मैं यहाँ पर आया 100 साल आरएसएस के पूरे हुए, उसके जश्न में शामिल होने के लिए, सारी बातों को जानने के लिए। इसके बाद करण जौहर को लेकर लोगों ने पोस्ट करते हुए कहा कि अब क्या करेंगी कंगना रनौत, भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद, क्योंकि जिस करण जौहर को वो नेपोटिज्म वाला डायरेक्टर बताती थी दोस्तों, यानी नेपोटिज्म परिवारवाद करते हैं, परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, एक्टर एक्ट्रेस जिनके फैमिली के लोग होते हैं केवल उन्हीं को आगे करते हैं और इंडस्ट्री में अगर कोई बाहर से आता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम में सबसे ज्यादा टारगेट करण जौहर को किया गया था दोस्तों, और इसीलिए करण जौहर कंगना रनौत के खिलाफ माने जाते हैं और कंगना रनौत भी बार बार करण जौहर के खिलाफ बोलती रहती है। तो अब करण जौहर भी आरएसएस के दरवाजे पहुंच गए हैं, तो कंगना रनौत क्या करेंगे दोस्तों। अगली बार हो सकता है कि जब आरएसएस का कार्यक्रम हो तो उसमें कंगना रनौत के बगल में ही आकर करण जौहर बैठ जाए, और ऐसे में जो कंगना रनौत करण जौहर पर पानी पी पी कर बयान दिया करती थी, कोस कोस कर बयान देती थी, आज दोनों एक ही विचारधारा वाले हो गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके ये सब के सब एक्सपोज होने वाले हैं दोस्तों, और करण जौहर प्रोड्यूसर है दोस्तों, मूवी में जमकर पैसा लगाते हैं और उनको पता है कि अगर फिल्में चलवानी है तो फिर बीजेपी सरकार से बैर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सरकार, केंद्र सरकार सर्टिफिकेट देती है, और थालापति विजय क्योंकि बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े हैं दोस्तों, तो उनके फिल्म को कैसे रोका जा रहा है ये भी लोग देख ही रहे हैं। तो ऐसे में पूरी दबाव की राजनीति चल रही है और ज्यादातर जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसी विचारधारा के साथ नजर आना चाहते हैं जिसका अभी बोलबाला चल रहा है, जिसकी सरकार है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें कर्नाटका में महात्मा गांधी को लेकर हाल ही में छपे विज्ञापन को लेकर बवाल मच गया। इस बवाल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मंगलवार 3 फरवरी को राज्य के प्रमुख कन्नड़ और अंग्रेजी अखबार के पहले पन्ने पर महात्मा गांधी का एक एड छपाया गया, जिसमें सफेद कमीज और खाकी पैंट पहने हुए संघ अपा को मनरेगा को खत्म करने के लिए फटकारते हुए दिखाया गया। कांग्रेस सरकार का यह एड महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी वीबी ग्राम जी लाने के लिए केंद्र सरकार पर कटाक्ष करता हुआ था दोस्तों, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी से जुड़े एक विज्ञापन अखबार में छपा दिए। कांग्रेस के विज्ञापन के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अखबार के अंदर पूरे पन्ने का एक विज्ञापन छपाया, जिसमें महात्मा गांधी को कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने के लिए अपनी छड़ी उठाते हुए दिखाया गया। बीजेपी के इस पोस्ट के बाद कांग्रेस पार्टी और ज्यादा भड़क गई दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी केवल फटकारते हुए दिखा रही थी, बीजेपी वाले लाठी से मारना जैसा दिखा रहे थे। तो अब कांग्रेस पार्टी भड़कते हुए बीजेपी के खिलाफ निशाना साध रही है और कहा गया है कि भाजपा वाले जब तक माफी नहीं मांगेंगे उनका हर जगह विरोध होगा। वहीं चलते हैं एक और अपडेट दोस्तों, जिसमें तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी ने एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए वो 4% आरक्षण को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी इस आरक्षण पर कोई आंच ना पड़े। उन्होंने कहा कि मुझे कई सारे लोग या खासकर बीजेपी वाले लोग रेवंतुद्दीन कहकर पुकार रहे हैं, यानी रेवंतुद्दीन बोल रहे हैं, मुस्लिम नाम से संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसे ऐसे नाम मुझे देंगे तो मैं इसे डर जाऊंगा कि मेरे हिंदू वोट मुझसे छिड़क जाएंगे और मैं हिंदू समाज के वोटों के चक्कर में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ खड़ा नहीं होऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम दोनों समुदाय को एक समझते हैं, दोनों समुदाय के न्याय हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा और सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और इसीलिए 4% जो रिजर्वेशन हमने दिया है उसमें हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम पूरा डेटा लेकर जा रहे हैं और बीजेपी वाले जितना चाहे उतना प्रयास कर ले, लेकिन मुस्लिम आरक्षण नहीं हटाने देंगे। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं, राज्य के अंदर हमने जातीय जनगणना के टाइम में ही सारे आंकड़े जुटा लिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में सबूत के साथ अपनी बातें रखेंगे और एक से एक बढ़कर फौज मैदान में उतारेंगे। उसके बाद देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनका नाम बिगाड़ ले, चाहे जो कुछ उनको बोल ले, लेकिन अंतो
गतवा वो 4% रिजर्वेशन पर आंच नहीं आने देंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता की शिकायत के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर जान मोहम्मद को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। दोस्तों बीजेपी के बजाना मंडल के अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान ने 30 जनवरी को बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिकायत करते हुए मोहम्मद पर अत्यंत गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको डरा धमकाकर उनसे नमाज पढ़वाया जा रहा है। अब ये मामला भड़का तो उसके बाद कार्रवाई की गई, सस्पेंड कर दिया गया मुस्लिम अध्यापक को, हेडमास्टर को दोस्तों। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो आरोप लगाए गए थे ये बिना साक्ष्य, बिना सबूत के और झूठे आरोप लगाए गए थे, क्योंकि पर्सनल दुश्मनी थी और दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा किया गया था। यानी देश के अंदर दोस्तों मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट करना इतना आसान हो गया है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी आरोप लगाकर कार्रवाई करवा दे रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर देश की मानसिकता में जहर घोलने का काम किया है एक बड़ी पार्टी ने, जिसका पूरी तरीके से विरोध किया जाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लेकर आएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको, जय हिंद, जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर करो।